Welcome to all of you in this 24th lecture of Theory of Machine. This is the ending lecture of chapter number 4 कैम्स एंड फॉलोअर का ये एंडिंग लेक्चर होगा. इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर बोल लीजिए या नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 5 एंड दिस इज बैलेंसिंग. ठीक है, तो इसको अब हम खत्म करेंगे आज के लेक्चर में 24th लेक्चर में जितना बचा हुआ चीज है. देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था अपना कैम्प फॉलोअर का, वो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है. ठीक है, उसको आप रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए. दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कैम एंड फॉलोअर. ठीक है, अब जो रही कुछ ही कसर है उसको हम यहां पूरे करने जा रहे हैं. ठीक है, देखिए क्या होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंगल. जो हमने प्रेशर एंगल समझा हुआ है उसका इफेक्ट क्या होता है एंड बेस सर्कल रेडियस का. तो देखिए इसमें से ये चीज मैंने आपको पहले बता रखी थी कि जब ये कैम है, ये जो यहां पर हमने कैम बनाया हुआ है, दिस इज कैम, यहां पर हमने ये कैम बनाया. लेट्स से ये कैम प्रोफाइल है, कुछ इस तरीके की हमने कैम प्रोफाइल बनाई है. ठीक है, अब ये कैम प्रोफाइल क्या कर रहा होगा फॉलोअर पर, ये नॉर्मल डायरेक्शन में, कर्व के नॉर्मल डायरेक्शन में इसने कोई फोर्स एफ लगाया. एफ के हमने दो कंपोनेंट किए थे, याद है आपको. ठीक है, एफ के हमने दो कंपोनेंट किए थे, तो वो दो कंपोनेंट में हमें क्या मिला था, एक में तो हमें मिला था क्या, एक में हमें मिला था एफ साइन अल्फा. ठीक है, और दूसरे में हमें क्या मिला था, इधर हमें मिला था एफ कॉस अल्फा. ठीक, इधर हमें मिला था एफ कॉस अल्फा और इधर हमें मिला था एफ साइन अल्फा. इतना हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने में. दिस इज एफ कॉस अल्फा. ओके, अब क्या कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल को कम ज्यादा करने से क्या इफेक्ट होगा हमारे कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म पर. तो इसको भी ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है. क्या, यहां पे देखिए आगे की दो स्लाइड पे यहां पे है लिखा हुआ है, इसको हम समझते हैं. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ कैम ऑन द फॉलोअर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कैम. वो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी कैम की सरफेस है तो ये कैम की सरफेस क्या करेगी, इस फॉलोअर पर किधर फोर्स लगाती है, इस कैम की सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या जिसको हमने नॉर्मल डायरेक्शन बोला हुआ है. ठीक है, वही बोला हुआ है इसने. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ कैम ऑन द फॉलोअर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कैम. कैम की सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगा भाई. एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पर भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसका, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर कैम की सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. जिसके हमने यहां पे दो कंपोनेंट किए, एक इधर किया हमने, क्या इधर आया एफ साइन अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा एफ कॉस अल्फा. ठीक, और ये एंगल क्या है, ये एंगल है अल्फा. इतना हमने ऑलरेडी पढ़ा है. द वर्टिकल कंपोनेंट, जो वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ का कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हमने एफ कॉस अल्फा बोला है, एफ कॉस अल्फा बोला है, लिफ्ट्स द फॉलोअर. लिफ्ट मतलब होता है उठाना. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये फॉलोअर को ऊपर भेजने का काम करेगा. एफ कॉस अल्फा का काम क्या है, फॉलोअर को ऊपर भेजना, फॉलोअर को लिफ्ट कराना, ऊपर की तरफ भेजना. ठीक है, वेयर एज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ साइन अल्फा, और जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ साइन अल्फा, ये क्या करेगा, एक्सर्ट्स साइड लेटरल प्रेशर ऑन द बीरिंग्स. मतलब यहां पर हमने जो बीरिंग्स लगा रखी थी, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से फिगर को बना दूं, इस फिगर को तो मैं थोड़ा और सही से बना देता हूं. कैम शाफ्ट, कई बार हमने फिगर बनाया हुआ है. फिगर को बार बार बनाने से एक क्लैरिटी ऑफ माइंड रहती है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है. ठीक, ये फॉलोअर की एक्सिस हो गई, यहां पर इसने नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया एफ, इस एंगल को मैंने बोल दिया प्रेशर एंगल अल्फा. ठीक है, और ये हो गई फॉलोअर के मूवमेंट की डायरेक्शन और ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन. ठीक है, जो ये लगा रहा है एफ, और अल्फा के अब हम दो कंपोनेंट करेंगे, तो दो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, वो दो कंपोनेंट में एक हो जाएगा इस वाली डायरेक्शन में जिसको हमने एफ साइन अल्फा बोला हुआ है, और यहां पर दूसरा ऊपर की डायरेक्शन का जो फोर्स हो जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन का जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा एफ कॉस अल्फा. क्लियर. अब देखिए एफ कॉस अल्फा लिफ्ट कर रहा है फॉलोअर को ऊपर की तरफ, और एफ साइन अल्फा यहां पर जो ये बीरिंग्स और गाइड लगी हुई हैं, ये रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बीरिंग्स और गाइड लगी हुई हैं, यहां पर जो बीरिंग्स और गाइड लगी हुई हैं, एफ साइन अल्फा इन गाइड्स पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है. ठीक है,
तो ये तो हमने कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया। अब अगर हम अल्फा की वैल्यू को ऊपर जाते वक्त ज्यादा कर दे तो क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा था इफ अल्फा इज लार्ज, इफ अल्फा इज लार्ज क्या हो जाएगा? अगर ऊपर जाते वक्त इन द एसेंट का मतलब हो गया कि हमारा भी फॉलोअर ऊपर जा रहा है। अगर हमने अल्फा को ज्यादा रख लिया तो अल्फा ज्यादा रखने पर अल्फा लार्ज होने से क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? मैंने बताया था अल्फा बढ़ने पर कॉस अल्फा कम होता है, कॉस अल्फा लेस हो जाएगा, कॉस अल्फा लेस हो जाएगा तो एफ कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? एफ कॉस अल्फा ये भी लेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो ऊपर भेजने के लिए फोर्स लगाना है फॉलोअर पर, जितनी रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई तो फॉलोअर ऊपर जा ही नहीं पाएगा। और साथ ही साथ एफ साइन अल्फा क्या हो जाएगा? एफ साइन अल्फा लार्ज इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अल्फा बढ़ने के साथ साथ साइन अल्फा बढ़ता है। और अगर एफ साइन अल्फा बढ़ेगा मतलब जो साइड थ्रस्ट लगने वाला है बीरिंग पर वो बढ़ेगा, तो यहां पर मे बी जैमिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर एफ साइन अल्फा बढ़ेगा तो जैमिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम नहीं चाहते कि अल्फा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, हम अल्फा की वैल्यू को ऊपर जाते वक्त जनरली कम रखना चाहते हैं। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? ऑलरेडी हमने इसको देख रखा है पहले ही कल के लेक्चर में। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लेटरल प्रेशर ऑफ एफ साइन अल्फा, आप देखिए अगर हमें एफ साइन अल्फा को क्या करना है? घटाना है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि अगर अल्फा लार्ज है तो साइन अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा भी लार्ज होगा, क्योंकि अल्फा बढ़ने के साथ साथ साइन अल्फा बढ़ता है। साइन अल्फा लार्ज होगा तो एफ साइन अल्फा भी क्या होगा? ये भी लार्ज होगा, बड़ा होगा। तो यहां पे जैमिंग प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और हमें जैमिंग चाहिए नहीं, वरना जैम फॉलोअर मैकेनिज्म रन नहीं करेगी। तो हम क्या करना चाहते हैं? एफ साइन अल्फा को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, एफ साइन अल्फा को रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो एफ साइन अल्फा को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्फा हैज टू बी रिड्यूस्ड, अल्फा हैज टू बी रिड्यूस्ड। ये जो अल्फा है इस अल्फा को मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, which means making the surface more convex and longer। समझ में आ रहा है पॉइंट? इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिएगा आप भी। क्या कह रहा है कि अगर मुझे एफ साइन अल्फा को कम करना है, जो कि कम करना पड़ेगा, नहीं तो जैमिंग हो जाएगी, तो एफ साइन अल्फा को कम करने के लिए अल्फा को कम करना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि मुझे अल्फा को कम करना है, मुझे अगर मुझे एफ साइन अल्फा को रिड्यूस करना है, एफ साइन अल्फा को रिड्यूस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अल्फा को रिड्यूस करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अल्फा को रिड्यूस करना पड़ेगा। और अल्फा को रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि जो कर्वेचर है, जो कैम की कर्वेचर है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? मोर कॉन्वेक्स बनाना पड़ेगा और लॉन्गर बनाना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा और कॉन्वेक्स शेप का बनाना पड़ेगा। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कैन नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम अ सर्टेन वैल्यू। अब अल्फा को कम तो रखना है, अल्फा को कम तो रखना है, लेकिन अल्फा इतना भी कम नहीं रखना कि हमारी मैकेनिज्म ही नहीं काम कर रही है। क्लियर है पॉइंट? अरे भाई अल्फा को कम तो रखना है, क्योंकि अल्फा ज्यादा होगा तो जैमिंग हो जाएगी। तो अल्फा को कम रखना है, साथ ही साथ यह भी देखना है कि एक सर्टेन वैल्यू के नीचे नहीं होनी चाहिए, एक मिनिमम वैल्यू के नीचे होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अल्फा को कम करते करते हमने 0 डिग्री रख दिया, तो बनाने का मतलब ही क्या हुआ कैम फॉलोअर को? तो एक सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए जिसके नीचे हम अल्फा की वैल्यू को रिड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर है पॉइंट? आगे देखिए, अब थर्ड पॉइंट यहां पर, द इंक्रीज इन द बेस सर्कल डायमीटर। जो बेस सर्कल डायमीटर थी हमारी, अगर उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। ये जाहिर सी बात है। देखिए क्या कह रहा है, इस पॉइंट को समझिए, इस पूरे को मैं क्लीन करता हूं। लास्ट वाले पॉइंट को देखिए, इस वाले पॉइंट पर नजर डालिए। देखिए क्या है, ये मैंने कैम प्रोफाइल बना लिया। ठीक है, ये कैम प्रोफाइल हो गई। दिस इज
दिस कैम प्रोफाइल। ठीक, यहां पर हम बनाना चाहते हैं बेस सर्किल। ठीक है, चलिए बनाते हैं बेस सर्किल को। बेस सर्किल बनाते हैं कुछ इस तरीके से, अप्रॉक्स कुछ इस तरीके की शेप आएगी। सॉरी, कुछ अप्रॉक्स लगभग इस तरीके का सर्किल बनेगा। इसको मैंने बेस सर्किल बोल दिया। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया बेस सर्किल। अब देखिए, कह रहा है कि अगर मुझे इस बेस सर्किल की डायमीटर या रेडियस बोल लीजिए, ठीक है, ये रेडियस हो गई और यहां से यहां तक पूरी की पूरी डायमीटर हो गई। कह रहा है अगर इस बेस सर्किल की डायमीटर को बढ़ाना है तो मुझे लेंथ ऑफ आर्क बढ़ाना पड़ेगा। ये जो कैम प्रोफाइल है, इस कैम प्रोफाइल का लेंथ ऑफ आर्क बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये जो अभी आपको कैम प्रोफाइल ऐसे दिखाई दे रही है, इस कैम प्रोफाइल को मैं यहां पे बताता हूं कैसे बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि इसकी डायमीटर बढ़े, तो डायमीटर बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि ये बेस सर्किल आपको और बड़ा दिखना चाहिए। यही तो मतलब हुआ। डायमीटर बढ़ाने का मतलब बेस सर्किल का क्या हुआ कि ये सर्किल अभी यहां से जो पास कर रहा है, ये कहीं यहां से पास करना चाहिए इस तरीके से। तो यहां से बनाने के लिए आपको टेंजेंट रखना पड़ेगा। तो टेंजेंट बनाने के लिए आपको जो लेंथ ऑफ आर्क है, आपको कुछ लेंथ ऑफ आर्क इस तरीके से बनानी पड़ेगी, इस तरीके। पॉइंट समझ पा रहे हैं? आपकी कैम प्रोफाइल इस तरीके से होनी चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ आर्क को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? अरे लेंथ ऑफ आर्क ज्यादा होगी कैम की, कभी तो हम ये वाला एक बड़ा सर्किल इस तरीके का बना पाएंगे। लेट मी चेंज द कलर। एक बड़ा सर्किल कुछ इस तरीके का हम बेस सर्किल तभी तो बना पाएंगे जब इसकी लेंथ ऑफ आर्क बड़ी हो जाएगी। तो यही बोल रहा है, पॉइंट यही है कि द इंक्रीज इन द बेस सर्किल डायमीटर इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्किल। ठीक है, अगर हमें बेस सर्किल की डायमीटर को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ आर्क को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? यही लिखा हुआ है, देखिए लेंथ ऑफ आर्क ये बेस सर्किल। दिखाई दे रहा है? पहले क्या था, पहले बेस सर्किल इस तरीके से पास हो रहा है ये। अब अगर मुझे बड़ा बेस सर्किल चाहिए, मतलब यहां से बेस सर्किल चाहिए, तो पहले लेंथ ऑफ आर्क देखिए यहां से जा रही थी, ये लेंथ ऑफ आर्क इतनी जा रही थी। ठीक है, ये जा रही थी लेंथ ऑफ आर्क। जब बेस सर्किल मैंने छोटा वाला बनाया था ये, तब लेंथ ऑफ आर्क ये जा रही थी। अब बेस सर्किल मुझे ये वाला ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके का बेस सर्किल ड्रॉ करना है। इस वाले बेस सर्किल के लिए मुझे जो लेंथ ऑफ आर्क की जरूरत पड़ेगी, ये वाली। देखिए लेंथ ऑफ आर्क बड़ी ना, इसको मैं बेस सर्किल 1 बोल देता हूं, B1, तो ये मेरी L1 हो गई, लेंथ ऑफ आर्क 1। अब अगर मुझे B2 बनाना है, बेस सर्किल 2 बनाना है, तो मुझे L2, लेंथ ऑफ आर्क 2 की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आपको B2 इज ग्रेटर देन B1 करना है, यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे B2 इज ग्रेटर देन B1 करना है, मतलब जो सर्किल बेस सर्किल रेडियस B2 है वो बड़ा बनाना है B1 वाले से, तो मुझे लेंथ ऑफ आर्क भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब L2 का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क, यहां पर L2 की वैल्यू L1 से ज्यादा होनी पड़ेगी। सिंपल सा फंडा समझ में आ गया? क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। द फंक्शन ऑफ ऑफसेट इन कैम फॉलोअर मैकेनिज्म इज, क्या करता है ये? आपका HW है। मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता रखे हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे खुद से। ठीक है, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्लियर? कि द फंक्शन ऑफ ऑफसेट इन कैम फॉलोअर मैकेनिज्म इज। ठीक, अब देखिए यहां पे कुछ डिस्प्लेसमेंट्स कर्व आएंगे। अगर देखिए ये गेट या ESC की चीज होती या इसरो का एग्जाम होता, तो मैं आपको हर एक इक्वेशन पढ़ाता, यहां पर हर एक इक्वेशन को पढ़ाता। लेकिन
आपके में इतना ज्यादा डीप में नहीं आता, तो उस डेरिवेशन पार्ट पे जाना, इक्वेशन को पढ़ने का यहां पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो डायरेक्टली एग्जाम्स में डायरेक्टली आपसे पूछी जाती हैं। मैं इक्वेशंस नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर इक्वेशन पढ़ाने का मतलब हुआ इक्वेशन पढ़ाना प्लस साथ में उसका डेरिवेशन कराना, फिर प्लॉट करना कैम प्रोफाइल। दैट इज अ वेरी लेंथी टास्क विच इज नॉट नेसेसरी फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देखिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर, अगर मुझे जो फॉलोअर है, मतलब मेरा कैम प्रोफाइल रोटेट कर रहा है, कैम प्रोफाइल रोटेट कर रहा है, फॉलोअर ऊपर जा रहा है, तो इस फॉलोअर का जो मोशन है, ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और यहां पर जो ये मेरा फॉलोअर बना, अब इस फॉलोअर के कितने मोशन पॉसिबल है? पहला तो मोशन पॉसिबल है इसका कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब मेरा जो फॉलोअर है ऊपर नीचे मूव कर सकता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, दूसरा मोशन कौन सा पॉसिबल है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन। तीसरा कौन सा पॉसिबल है कि हमारा फॉलोअर एसएचएम कर सकता है, और चौथा कौन सा है? साइक्लॉइडल। ठीक है, तो ये सारे के सारे मोशन किसके हैं? ध्यान रखिएगा, कैम तो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मस्ट रोटेट कर रहा है, कैम जो है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, दिस इज ओमेगा ऑफ कैम। कैम की स्पीड नहीं बदल रही है, कैम तो मस्त ओमेगा से रोटेट किए पड़ा है। फर्क किस पे आ रहा है? फर्क आ रहा है फॉलोअर के मोशंस पे। तो ये जो सारे के सारे मोशंस यहां मैंने लिखे हुए हैं, दीज आर द फॉलोअर मोशंस। ये जो मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं, दिस इज 1 2 3 एंड 4, दीज आर द फॉलोअर मोशन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? फॉलोअर्स मोशन है। ठीक, जो फॉलोअर मेरा मूव करेगा इन 4 में से किसी एक ना एक कैटेगरी में होगा ही होगा। या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा फॉलोअर मेरा, या तो फॉलोअर मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, या तो फॉलोअर मेरा एसएचएम में मूव कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा, या तो फॉलोअर मेरा साइक्लॉइडल मोशन कर रहा होगा। इन 4 में से किसी ना एक कैटेगरी में वो फॉलोअर होगा ही होगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए देखते हैं। तो अब उसका हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, इसको मैं हटा रहा हूं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है S इज इक्वल टू एस ऑफ थीटा। ठीक है, इन द एंगुलर फॉर्म अगर हम बात करें, दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द थीटा, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। ये हमने पढ़ा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाई डी टी लिखते हैं। एक चीज सीखिएगा यहां पर कि जब भी किसी के नीचे टाइम लिखा हो, डी टी से डिवाइड है वो, तो उसको एक और चीज लिखने का तरीका होता है, उसको ऐसे लिखते हैं कि जिस चीज का डिवाइड हम dt से मार रहे हैं उसको लिखिए यहां पर s। ठीक है, और नीचे dt हटा के ऊपर एक पॉइंट लगा दीजिए। समझ में आया? ये लिखने का तरीका होता है। कैसे? क्या किया मैंने? जिस भी क्वांटिटी के साथ डिवाइड में dt है, डिफरेंशिएशन में dt है, क्या करिए उस dt को हटा के ऊपर एक पॉइंट लगा दीजिए। मतलब ये शो कर रहा है टाइम डेरिवेटिव कितनी बार एक बिंदी लगी है, मतलब एक बार। क्लियर? अगर ये चीज लिखा होता, देखिए अगर डी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर लिखा होता, इसको कैसे लिखते? किस चीज का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं? एस का, तो एस को लिखा कितने बार टाइम है? 2 बार। स्क्वायर है ना टाइम का स्क्वायर, तो 2 बिंदी लगाते। क्लियर है? तो ये लिखने का तरीका है, इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, अगर मैं क्यूब निकालता, मान लीजिए ऐसे लिखा होता डी क्यूब एस डिवाइडेड बाई डी टी क्यूब, तो कैसे लिखते? एस लिखा क्योंकि एस ऊपर है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। टाइम का डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में 3 बार। क्यूब है ना, तो 1 2 3 बिंदी लगा देते। क्लियर है पॉइंट? ठीक, इसको मैं हटा रहा हूं अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी आप समझ गए कैसे लिखते हैं? ds बाई डी टी लिखेंगे, और ds बाई डी टी को लिखने का तरीका s, नीचे से dt हटाया, एक ऊपर बिंदी लगा दी। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं? देखिए
इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको मैंने लिखा, अच्छा यहां पे ds बाई dt आना चाहिए ना, तो यहां पे मैंने लिखा, देखिए ds और dt को मैंने यहां पे लिख लिया। अरे यार कुल मिला के ds बाई dt होना चाहिए, तो ds और dt को यहां लिख लिया, यहां पे मैंने d थीटा लगा दिया और यहां पे मैंने d थीटा लगा दिया, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर? और d थीटा बाई dt को हम क्या जानते हैं, देखिए इस d थीटा बाई dt को हम क्या जानते हैं, ओमेगा, तो यहां पे इसकी जगह ओमेगा लिख सकते हैं इस d थीटा बाई dt की जगह, तो इसको हमने ओमेगा लिख लिया और यहां पे बचेगा ds डिवाइडेड बाई d थीटा। तो वेलोसिटी को इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये लिखने का तरीका है, अलग अलग तरीका है लिखने का। आगे देखते हैं एसेलरेशन। एसेलरेशन देखिए इस पे 2 आ गए ना, क्योंकि नीचे टी स्क्वायर है तो ऊपर 2 बिंदी आ जाएगी, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एसेलरेशन कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम डी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं हम बताइए, इसको लिखा डी एस बाई डी थीटा, ठीक, या इसको मैं हटाता हूं, वो हटा देता हूं, आप डायरेक्टली समझिए, आप इस चीज को डायरेक्टली समझिए। अभी जब हमने वेलोसिटी निकाला तो वेलोसिटी में क्या आया था, डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा, ओमेगा डी एस ओमेगा, क्या लिखा था हमने, ओमेगा डी एस डिवाइडेड बाई डी थीटा, ये लिखा। वेलोसिटी में जब ds बाई डी टी था तो हमने क्या लिखा, ओमेगा ds बाई डी थीटा। समझ में आ गया पिछला वाला। वैसे ही जब हम एसेलरेशन निकालेंगे तो एसेलरेशन में डी स्क्वायर एस आता है, तो जब यहां ds बाई डी टी था तो उसको हमने ओमेगा ds बाई डी थीटा लिखा। अब यहां पे डी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपल सा बताइए, यहां पर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आ गया तो यहां ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा डी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाई डी थीटा स्क्वायर। वैसे ही जर्क क्या होता है, जर्क मतलब 3 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, जर्क मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा ये, 3 बार है, मतलब ओमेगा क्यूब डी क्यूब एस डिवाइडेड बाई डी थीटा क्यूब। 3 बार, जर्क का मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करना है, डी क्यूब एस डिवाइडेड बाई डी टी क्यूब। वेलोसिटी का मतलब एक बार, वापस से ये देख लीजिए, इन सबको मैं हटा रहा हूं, वापस से एक बार देखिए, वापस से देखिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एस, कितना डिस्प्लेस हुआ, और जहां पर डी थीटा बाई डी टी को हम ओमेगा बोलते हैं। वेलोसिटी का मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, ds बाई डी टी, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ds बाई डी थीटा, ठीक है। एसेलरेशन क्या हो जाएगा, एसेलरेशन में होता है डी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएट होता है, तो यहां पे 2 कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाई डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। जर्क, तो जर्क में 3 बार डिफरेंशिएट होता है, मतलब डी क्यूब एस डिवाइडेड बाई डी टी क्यूब, तो यहां पर हो जाएगा क्या, यहां हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू डी क्यूब एस डिवाइडेड बाई डी थीटा क्यूब। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, द टर्म ओमेगा स्क्वायर, देखिए द टर्म ओमेगा स्क्वायर डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा क्यूब इन अ कैम फॉलोअर मोशन रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर, वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर, जर्क या डिस्प्लेसमेंट, बताइए। देखिए यहां पर एक चीज मिसप्रिंट हो गई है, एक्चुअली में दिस इज 3, एक्चुअली में दिस इज 3, ओके, दिस इज 3। तो अभी हमने देखा जब 3 बार डिफरेंशिएशन होता है तो क्या होता है, जर्क होता है, ठीक है। जैसे वहां पे हमने s को डिस्प्लेसमेंट माना था, यहां पर इसने y को डिस्प्लेसमेंट माना हुआ है, y इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जर्क। क्लियर, 3 बार डिफरेंशिएशन है, देखिए 3 बार डिफरेंशिएशन पर क्या होता है, जर्क, 2 बार डिफरेंशिएशन पर एक्सेलरेशन। क्लियर। मोशन ऑफ फॉलोवर, देखिए मैंने आपको बोला ना कि जो फॉलोअर का मोशन होगा, वो फॉलोअर का मोशन उन 4 मोशन में से कोई ना कोई एक मोशन तो जरूर होगा, या तो वो क्या होगा, वो 4 मोशन हमने कौन कौन से देखे हैं, देखिए 4 मोशन हमने कौन कौन से देखे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी,
दूसरा क्या देखा है, दूसरा हमने क्या बोला था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या क्या हो सकता है, डी एक्सेलरेशन भी हो सकता है, त्वरण भी हो सकता है, मंदन भी हो सकता है। अगला क्या बोला हमने, एसएचएम हो सकता है, और अगला क्या बोला हमने, आखिरी क्या था, साइक्लॉइडल। इन चार में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में जरूर होगा फॉलोअर का मोशन। तो हमने पहला देखा, ये पहली कैटेगरी कौन सी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कैम तो मेरा अपना मजे से ओमेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फॉलोअर के मोशन की। तो अब यहां पर अगर फॉलोअर का मोशन कैसा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब फॉलोअर का मोशन कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का है। तो डिस्प्लेसमेंट का कर्व कैसे बनेगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट का कर्व एक स्ट्रेट लाइन है कुछ समय तक, फिर हॉरिजॉन्टल हुई और फिर वापस चली आई, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी क्या होगी, देखिए यहां पर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, फिर वापस जीरो हुई, कुछ समय के लिए जीरो रही डुएल वाले पीरियड में, फिर वापस नेगेटिव हो गई। नेगेटिव क्यों हो गई, क्योंकि डायरेक्शन बदलेगी ना, ऊपर नीचे, फॉलोअर ऊपर नीचे जा रहा है, तो फॉलोअर कभी ऊपर जा रहा होगा, कभी नीचे जा रहा होगा। तो पॉजिटिव जब ऊपर जा रहा है, नेगेटिव जब नीचे आ रहा है। और कैसे आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब उसकी वेलोसिटी उस वक्त ऊपर जाते वक्त या नीचे जाते वक्त क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए अगर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बताइए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं dv बाई dt करके, आपको मैंने बताया है, ठीक। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, d बाई dt ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है, जीरो। तो एक्सेलरेशन को यहां पर हम क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या है, थ्रू आउट जीरो है, ये देखिए एक इस लाइन पे है, एक्सेलरेशन क्या है, हमेशा क्या जीरो दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें जर्क, जर्क मतलब होता है झटका। जो कैम का कर्वेचर था ना, जहां पे सडनली राइज हो रहा था, सडनली ड्रॉप हो रहा था, तो वहां पे सडनली राइज होगा तो एक झटका आएगा, सडनली ड्रॉप होगा तो एक झटका आएगा, ठीक है। ये जो मैंने यहां पे कर्वेचर बनाया था, जो मैंने यहां पर कैम प्रोफाइल का इस तरीके से कर्वेचर बनाया था ना, लेट से कुछ इस तरीके का बनाते हैं, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्वेचर में यहां बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। यहां पर जो कर्वेचर में चेंज हो रहा है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो इन पॉइंट्स पे जो कर्वेचर चेंज हो रहा है वो सडन हो रहा है, ठीक है। जो कर्वेचर चेंज हो रहा है, दैट कर्वेचर चेंज इज सडन। और जब कोई भी चीज अचानक से होती है तो वहां पर हमें सिस्टम में झटका मिलता है। अब पता चला आपका कैम रोटेट कर रहा है, फॉलोअर ऊपर या नीचे जाते वक्त झटका ले रहा है, तो हमारे सिस्टम में वाइब्रेशंस आ जाएंगे, और वाइब्रेशंस तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमें कितनी बार झटका मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें कितने झटके मिलेंगे, 8 बार एक साइकिल में, 1 रेवोल्यूशन में, मतलब 0 से 360 तक जाने में एक साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन में क्रैंक के हमें 8 बार झटके मिलेंगे। तो क्या आप इसको यूज करना चाहोगे, आप सोच के बताओ। अगर आपको एक साइकिल में बार बार झटका मिल रहा है फॉलोअर का ऊपर या नीचे जाते वक्त, क्या आप उसको जनरली यूज करोगे, हाई स्पीड पे नहीं, क्योंकि हाई स्पीड पे झटका और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो कांस्टेंट वेलोसिटी फॉलोअर का हम यूज करते हैं, उन कांस्टेंट वेलोसिटी फॉलोअर का हम यूज किसके लिए करते हैं, फॉर द वेरी 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 स्लो स्पीड। और ये सबसे बेकार फॉलोअर होते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्स्ट, क्योंकि इसमें हमें एक साइकिल में 8 जर्क्स मिल रहे हैं, 1 साइकिल में 8 झटके मिल रहे हैं, इसलिए इनका हम यूज करते हैं वेरी वेरी स्लो स्पीड, जहां पे कैम को बहुत धीरे धीरे चलना हो, बहुत 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 धीमी स्पीड के लिए, ताकि झटका जो मिले उसका मैग्नीट्यूड कम हो। क्लियर पॉइंट। अगला मोशन होता है, अगला हम आते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन। इसका कर्व हमें कैसा मिलता है, पैराबोलिक। ये जो कर्व मिलता है ये हमें मिलता है पैराबोलिक, डिस्प्लेसमेंट का कर्व मिलता है कैसा, पैराबोलिक।
ये चीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट कर्व कैसा होता है, पैराबोलिक। इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन में, ठीक है। इट इज नेक्स्ट टू वर्स्ट फॉलोअर। ये क्या है जो हमने अभी वर्स्ट फॉलोअर पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। उसके जस्ट बाद का अगर कोई अच्छा होता है तो वो होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन। इसको यूज करते हैं वेरी स्लो स्पीड एप्लीकेशंस के लिए, उसको यूज करते थे वेरी वेरी स्लो स्पीड के लिए, इसको यूज करते हैं वेरी स्लो स्पीड के लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के जस्ट बाद वाला है। अच्छा, ये पैराबोलिक कैसे बनता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन वाला कर्व। देखिए आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ है बचपन में इक्वेशन, ठीक है। अगर मान ली स्टार्टिंग में उसकी स्पीड 0 है तो s इज इक्वल टू क्या बनेगा, u 0 हो गया। स्टार्टिंग में अगर स्पीड 0 थी तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर बना, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर बना। तो यहां पे देखिए s और टाइम में पावर क्या है, 1 की पावर 1 है, 1 की पावर 2 है। तो आपने पढ़ा होगा 11th या 12th में कि जब भी 1 की पावर 1 होती है, किसी एक टर्म की पावर 1 हो और दूसरे वाले टर्म की पावर क्या हो, 2 हो, तो वो हमेशा पैराबोलिक इक्वेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एग्जांपल देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहां पर x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, यहां पर x की पावर 2 है, यहां y की पावर 1 है। तो जब भी x या y किसी में अगर एक की पावर 1 है तो दूसरे की 2 पावर है, तो वो हमेशा कैसी इक्वेशन देंगे, पैराबोलिक। तो यहां पे देखिए s की पावर 1 है, टाइम की पावर 2 है, तो ये कैसी इक्वेशन आ जाएगी, दिस इक्वेशन विल बी पैराबोलिक। क्लियर हुआ पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन का कर्व कुछ इस तरीके से आता है कि डिस्प्लेसमेंट वाला जो कर्व s का मिलेगा आपको, वो मिलेगा पैराबोलिक, ठीक है। वेलोसिटी का एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, फिर सडनली 0 हो जाएगी स्ट्रेट लाइन में, फिर नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि फॉलोअर कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा यहां पे एक साइकिल में कितने झटके मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 जर्क मिल रहे हैं, इसमें हमें 6 झटके मिल रहे हैं एक साइकिल में। और इसमें कितने मिल रहे थे, इसमें एक साइकिल में 8 झटके मिल रहे थे। देखिए जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला था, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें कितने जर्क मिल रहे हैं एक साइकिल में, 0 से 360 में। इसमें हमें कितने जर्क मिल रहे हैं, इसमें हमें मिल रहे हैं 8 जर्क। इसमें हमें कितने मिलते हैं, 8 जर्क, सॉरी इसमें हमें मिल रहे हैं 6 जर्क, सॉरी इसमें हमें मिल रहे हैं 8 जर्क, ओके। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन में हमें मिलते हैं 6 जर्क। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तो थोड़ा सा अच्छा है। कांस्टेंट वेलोसिटी वाला तो महा बेकार है, क्योंकि उसमें 8 झटके मिल रहे हैं एक साइकिल में, इसमें 6 मिल रहे हैं। अच्छा तो ये भी नहीं है, लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी और इसकी कंपैरिजन की जाए तो ये थोड़ा सा बेटर हो जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट। क्लियर पॉइंट। अगला देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज अ बेटर फॉलोअर, ये थोड़ा अच्छा फॉलोअर होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ा बेटर फॉलोअर होता है। इट इज यूज फॉर मीडियम स्पीड एप्लीकेशन। इसको किसमें यूज करते हैं, मीडियम स्पीड एप्लीकेशन में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके डिस्प्लेसमेंट का कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, ये पैराबोलिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट का कर्व का इक्वेशन कुछ ये आता है, s इज इक्वल टू h/2 1 माइनस कॉस बीटा, वेयर बीटा इज द हार्मोनिक एंगल तो इसका जो कर्व आता है ये थोड़ा बहुत कॉस का कर्व होता है। इसका डिस्प्लेसमेंट का कर्व किससे रिलेटेड होता है, थोड़ा मिलता जुलता रहता है कॉस के कर्व से, ठीक है, कॉस बीटा के कर्व से। उसके बाद ये वेलोसिटी इस तरीके से बनेगी, एक्सेलरेशन का डायग्राम ये होता है, और इसमें कितने झटके मिल रहे हैं जो आपको इंपॉर्टेंट देखना है, 1 2 3 4, इसमें एक साइकिल में कितने जर्क मिल रहे हैं, 4 जर्क। इसलिए इसको हम यूज करते हैं मीडियम स्पीड एप्लीकेशन के लिए।
ठीक है। लेकिन कर्व्स को अगर मैं बनाने लग गया तब मुझे पूरा डेरिवेशन पार्ट बनाना पड़ेगा, पूरा डेरिवेशन और इसकी एक एक इक्वेशन फिर कैसे बनता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आपको यह जानना है हाँ कर्व कैसे बनता है तो कर्व किस तरीके से दिखाई देता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और कितने जर्क प्रोड्यूस होते हैं किस साइकिल में, ठीक, और उसको किस एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला महा बेकार, उसको वेरी 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 स्लो स्पीड के लिए, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन उसको वेरी स्लो स्पीड के लिए। उसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं एसएचएम, इसमें 4 जर्क आते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी में 8, कांस्टेंट एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन में 6 जर्क, एसएचएम में 4, ठीक है। और इसको यूज करते हैं मीडियम स्पीड एप्लीकेशन के लिए। क्लियर। क्वेश्चन बताइए, कैम यूज फॉर लो एंड मॉडरेट स्पीड इंजन शुड मूव विद। कह रहा है मॉडरेट का मतलब होता है मीडियम, मॉडरेट का मतलब होता है मीडियम स्पीड एप्लीकेशन। तो अभी पढ़ा मीडियम स्पीड एप्लीकेशन के लिए हम किसको यूज करते हैं, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मोशंस, ठीक। फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ कैम फॉलोअर अ कोसाइन कर्व रिप्रेजेंट्स। मैंने आपको बोला कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट कर्व होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो इक्वेशन मैंने आपको बताई, s इज इक्वल टू h/2 1 माइनस कॉस बीटा, जहां पे बीटा इज द हार्मोनिक एंगल, और ये जो h होता है, h इज द मैक्सिमम हाइट दैट फॉलोवर लिफ्ट। मतलब फॉलोवर की वो मैक्सिमम हाइट है जो फॉलोवर लिफ्ट करता है या ऊपर की तरफ जाता है, वो मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। जो कैम फॉलोवर एसएचएम में होता है वो कोसाइन कर्व किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का, ठीक। देखिए लास्ट है हमारा साइक्लॉइडल मोशन ऑफ द साइक्लॉइडल, ठीक है। जो फॉलोअर है हमारा, अगर वो साइक्लॉइडल मोशन करेगा तो क्या होगा, दिस इज द बेस्ट फॉलोअर। क्या लिखा हुआ है, दिस इज द बेस्ट फॉलोअर, ठीक है। क्यों बेस्ट फॉलोअर है, क्या इसमें कहीं पर भी आपको जर्क दिखाई दे रहा है, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था जर्क मिल रहे थे हमें, क्या इसमें कहीं जर्क दिखाई दे रहा है, नहीं, कोई भी जर्क नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर कोई भी जर्क नहीं दिखाई दे रहा है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्या यहां पे एक भी जर्क हमें दिखाई दे रहा है, नहीं, एक भी जर्क हमको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, दिस इज द बेस्ट फॉलोअर एंड इट इज यूज्ड फॉर द हाई स्पीड एप्लीकेशन, ठीक है। इसको हम किसके लिए यूज करेंगे, हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए। इसका जो कर्व होता है डिस्प्लेसमेंट का कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। वेलोसिटी, एप्लीकेशन, एक्सेलरेशन एंड जर्क, इसमें जर्क हमको नहीं मिलता, जो झटके मिल रहे थे ना इनफाइनाइटली लार्ज, वो नहीं मिलते, ठीक है। इनफाइनाइटली लार्ज झटके हमको नहीं मिलते, इसलिए इसको हम यूज करते हैं, दिस इज यूज फॉर द हाई स्पीड एप्लीकेशन। दिस इज द बेस्ट फॉलोअर, साइक्लॉइडल इज द बेस्ट फॉलोअर। क्लियर। क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग टाइप ऑफ कैम इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए अभी पढ़ा क्या, साइक्लॉइडल, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग फॉलोअर मोशंस ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ अ गिवन लिफ्ट, स्पीड ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ स्ट्रोक ऑफ अ कैम। कह रहा है कि इसमें से आपको बताना है, ठीक है, सीक्वेंस द अबव इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। कह रहा है कि इसमें आपको इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। किसके घटते हुए क्रम में, वेलोसिटी के घटते हुए क्रम में। तो यार साइक्लॉइडल को हम किसके लिए यूज करते हैं, साइक्लॉइडल को यूज करते हैं हाई स्पीड के लिए, ठीक है। उसके बाद एसएचएम को किसके लिए यूज करते हैं, एसएचएम को यूज करते हैं हम मीडियम स्पीड एप्लीकेशन के लिए, तो इसमें मीडियम स्पीड आ जाएगा। और तीसरा क्या है अगला, कांस्टेंट वेलोसिटी, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसको किस लिए यूज करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हमने पढ़ा था वेरी 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 लो स्पीड के लिए, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब सबसे कम वाली स्पीड को सबसे लास्ट में रखना है,
तो देखिए साइक्लॉइडल सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा क्योंकि ये हाई स्पीड है, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा क्योंकि ये मीडियम स्पीड हुआ, और सबसे कम स्पीड को सबसे लास्ट में रखना है, यानी कि हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, क्योंकि साइक्लॉइडल के आगे 1 लिखा है, सिंपल हार्मोनिक के आगे 2 और यूनिफॉर्म के आगे 3। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऑप्शन नंबर। क्लियर। तो यहां पे हमारा ये पूरा लेक्चर होता है खत्म, मतलब हमने यहां पर चैप्टर नंबर 4 को कर दिया है एंड। ठीक, अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक 4 लेक्चर 4 चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं करीबन 24 लेक्चर में। अब आपको चारों चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, इतने अच्छे से कि प्रीवियस ईयर के एक भी क्वेश्चन ना बचे। आपको पूरा लगा डालना है, पूरा का पूरा। देखिए यहां पे हम जो क्वेश्चंस करते हैं वो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करा सकता इस क्लास में, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है। तो मैंने टॉपिक समझाया, टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहां पे मैंने कराया, और टॉपिक भी मैं ऐसे कराता हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। अगर हम पूरा पढ़ने लगे तो पूरा पढ़ने के चक्कर में मेरे ख्याल से आप 3 महीने एक सब्जेक्ट पे दे सकते हो, फिर भी वो सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा। लेकिन हमें एग्जाम निकालना है, पीएचडी नहीं करनी। ठीक है, तो जो करंट सिनारियो चल रहा है एग्जाम्स का कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पिछले 4 5 6 सालों में, किस तरीके के नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं या क्या ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा चैप्टर होगा बैलेंसिंग, उसमें हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।